ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਖਾਈਏ ਕੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 527 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਈਏ ਕੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਖਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 527 ਫੂਡ प्रोडक्ट इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कैंसर ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। देखिए 527 फूड का उन्होंने रिसर्च किया है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और टेस्ट किया है, लेबोरेटरी टेस्ट किया है। इसके अलावा भी जितने भी भोजन हैं सभी में केमिकल मौजूद है। वो केमिकल मौजूद क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पे किसानों को बहुत ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल करवाना हमने सिखा दिया। और उसकी वजह से हवा, पानी, ज़मीन और ग्राउंड वाटर में इतने ज़्यादा केमिकल हम डाल चुके हैं और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता जाता है। जैसे मान लो कि हम 1965-70 के बाद में जो डालते आ रहे हैं, पिछले 50-55 साल से हमने जितने भी केमिकल डाले वो डिपॉजिट तो ज़मीन में ही हो रहे हैं और ज़मीन से ही खाना उग रहा है। तो जड़ों के माध्यम से पेड़ पौधे उस केमिकल को लेंगे ही लेंगे और वो फिर हमारी प्लेट में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है। एक तो है कि किसानों से आपने जहर डलवा दिया, दूसरा जब मार्केट में वो खाना आता है तो उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसको प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव डलवा दिए। फिर उसको पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो उसमें बहुत खतरनाक केमिकल जैसे एथिलीन ऑक्साइड जो इस में मिला है वो केमिकल मिलवा दिए। और इसके बाद में जब पैकेट बंद करके हमें विदेशों में भेजना है या लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखना है तो बहुत सारे और केमिकल जैसे फॉर्मोलिन जो मरे हुए इंसानों या लाशों को सेफली रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड मरे हुए इंसानां ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फॉर्मोलिन होता है, लेकिन एथिलीन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है, एक केमिकल है जो जीवों को मारने के लिए काम आता है और उससे कई सारे और केमिकल भी तैयार किए जाते हैं। और उसके बाद में उसको हमने प्लास्टिक के पैकेट में या पाउच में बंद कर दिया या हमने एल्युमिनियम फॉइल में बंद कर दिया और उसको भरने के दौरान भी उसमें गैसेस डालते हैं जो एथिलीन ऑक्साइड या उसके जैसी दूसरी गैसेस होती हैं। तो कुल मिला के हमने हर स्टेप पे जहर भरना चालू कर दिया। जो भोजन की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में ये भोजन क्वालिफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने फैक्ट्री से जब कुछ भी सामान भोजन के रूप में खाते हैं तो उसमें केमिकल इतना सारा होता है कि वो कचरा भोजन की श्रेणी में आता है, जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं। उसका दूसरा नाम जंक फूड है। जंक का मतलब होता है कचरा और फूड का मतलब भोजन। तो आप कचरा भोजन खा रहे हैं जो भी फैक्ट्री से आ रहा है वो फूड की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करता है। तो ओरिजिनल खाना होता है किसान से सीधा आपकी प्लेट में आए। तो हमने किसान से तो नाता तोड़ दिया है, ना उसको बेसिक प्राइस दे रहे हैं, उसको इतना कम मार्जिन दे रहे हैं किसान को कि वो बहुत ज़्यादा यूरिया, डीएपी और केमिकल डाल के सोच रहा है कि मैं और ज़्यादा पैदा कर दूं ताकि थोड़े पैसे बच जाए। तो आपने हर स्टेप पे जहर डलवा दिया है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ फूड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? देखिए जैसे मैंने बताया कि हमने खाना पैदा करने के समय से लेके और अब तक बहुत सारे जहर मिला दिए हैं भोजन में। दूसरा कुछ केमिकल हैं जो परमिसेबल केमिकल हैं कि आप इन जहरों को मिला सकते हैं। कुछ हैं जो बैंड प्रोडक्ट हैं। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कुछ पेस्टिसाइड और केमिकल को बैन करती है। उसके बाद में उनका परमिसेबल लेवल देती है कि अगर ये जहर आपको इस्तेमाल करना है तो इसका ये पार्टिकुलर परमिसेबल लेवल है, लेकिन हम उससे कहीं ज़्यादा पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होते हैं, पता ही नहीं लगता है कि इसमें ये है क्या। तो उसमें जैसे कई सारी ऐसी गैसेस हैं जो उसमें मौजूद हैं, लेकिन डाइल्यूट करके जब लेबोरेटरी में चेक करेंगे तो उड़ चुकी होंगी, तो टेस्ट में आएंगे नहीं, लेकिन भोजन में जरूर आएंगी। तो हमने खाना पैदा करना, ट्रांसपोर्टेशन और उसका पैकेट बंद करने के दौरान और बनाने के टाइम पे हमने हर स्टेप पे केमिकल मिलाने चालू कर दिए, और ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, जिਵੇਂ ਸਰ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਕਸਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? देखिए, पैनिक क्रिएट तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ये नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा दहशत में आ जाएं, लेकिन उस पैनिक का इस्तेमाल करना चाहिए संभलने के लिए। हमने जो इतने घटिया केमिकल हमारे भोजन के पूरे प्रणाली में डाल दिए हैं, उसको स्लोली आपको हटाने पड़ेंगे। अगर हमने नहीं हटाया तो जैसे एक रिसेंट रिसर्च आया माइक्रोप्लास्टिक के बारे में, बच्चे की पैदा होने के टाइम गर्भनाल में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है, माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड और माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने अपने पूरे इकोसिस्टम में जहर मिला दिया है। इसमें मेरे जो फेवरेट फिलोसोफर और गाइड हैं हमारे गुरुदेव बाबा नानक जी, उनका जो कोट है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, उससे हमें इंस्पायरेशन लेनी पड़ेगी कि हम अपने जमीन, हवा और पानी में और भोजन में जहर मिला नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे जीवन का बेसिक आधार है। तो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे या फिर आसान बनाने के लिए खाने को हम इतने जहर मिलाते रहे तो मरना तय है। इसीलिए चंडीगढ़ भी कैंसर कैपिटल बन रहा है, पंजाब में भी लाखों केसेस कैंसर के आते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम केमिकल तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और हमें सुधरना पड़ेगा। इससे ज़्यादा केमिकल खाने का मतलब है कि बहुत तेज़ी से मौत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कैंसर काजिंग ये केमिकल हैं सारे के सारे, लेकिन कैंसर होने से पहले भी बहुत सारी सेहत संबंधी समस्याएं होती हैं। जैसे महिलाओं के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चों में पीरियड बहुत जल्दी आने चालू हो जाते हैं, उनकी आंखें खराब होना, उनके बाल सफ़ेद होना, पेट के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाना, जिससे डायरिया समेत बहुत सारे और रोग होते हैं। इसके साथ साथ में सिस्ट और जो फेब्रॉइड्स हैं वो बॉडी में पनप जाते हैं, और भी बहुत सारे बीमारियां होती हैं। पेट खराब रहना एक नॉर्मल हैबिट हो जाती है। तो हम उठते ही केमिकल टेस्ट करना चालू कर देते हैं, और सबसे सेंसिटिव एरिया जो हमारा मुंह होता है उसमें हम केमिकल डालते हैं। वो है जब आप सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट करते हैं सभी लोग, और उसके पेस्ट जो हम लगाते हैं, लगभग हर पेस्ट में केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं, और वो सारे के सारे हमारी जीभ के निचले हिस्से से हमारी ब्लड लाइन में चले जाते हैं, और वो हमारी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें अपने जीवन और दिनचर्या को केमिकल मुक्त करने के लिए किसानों का भी सहारा लेना पड़ेगा। जैसे फैमिली डॉक्टर रखते हैं, उससे बेटर है कि आप फैमिली फार्मर रखिए। किसानों के साथ में आपका इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उनको थोड़े से ज़्यादा पैसे अगर आप दे दें तो केमिकल डालेगा ही नहीं, क्योंकि किसान एंजाइटी में है। तो आप अगर उसको एंजाइटी भी निकाल देते हैं, जैसे 20 परिवार इकट्ठा होकर एक किसान को बोलते हैं कि आप प्राकृतिक तरीके से खेती कीजिए, और हम अगर आपका थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो वो हम भुगतेंगे, तो वो 1 साल के अंदर अंदर किसान बहुत अच्छा खाना उगा के देना चालू कर देगा। लेकिन हमें आगे आना पड़ेगा इसके लिए। एक पासे यूरोपियन यूनियन ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਦਮਕਦਾ ਦੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਰਿੰਕਸ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨੇ। ਉਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ पैदा किया जा सकता है? देखिए, इसका सिंपल जो लॉजिक है वो एक तो हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, और दूसरा भोजन कौन सा सही है उसका एकमात्र क्राइटेरिया ये है कि जिस भोजन का एडवर्टीजमेंट ना आता हो, जिसको बार बार प्रमोट करने की जरूरत ना पड़ती हो, वो असली भोजन है। जिसको बार बार पैकेट में डाल के हीरो हीरोइन को नचा के अगर आपको दिखा रहे हैं कि ये भोजन है, तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्री से शुगर सिरप, केमिकल, पेस्टिसाइड और उसमें तमाम तरीके के जो केमिकल हैं वो डाल के आपको खूबसूरत बना के दिखाया जाता है। उसके अंदर कोड्स लिखे होते हैं, जैसे U2380 या 235। इन कोड्स का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से केमिकल मिले हुए हैं। तो ज़्यादातर जनता उस कोड को डिकोड ही नहीं कर सकती है, और उसमें इतना छोटा छोटा लिखा होता है कि हम कभी उसको पढ़ते नहीं हैं। और दुनिया की तमाम नामी गिरामी कंपनियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं और सिद्ध हो चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर डालते हैं, बहुत सारा नमक डालते हैं, और ऐसे ऐसे केमिकल जिनसे डायरेक्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। और वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत की नहीं। जैसे MDH और एवरेस्ट मसालों पे अभी इल्ज़ाम लगा है, पीछे रामदेव के मसालों पे और इवन हनी पे भी इल्ज़ाम लगे कि उसमें चाइना से इंपोर्ट की गई शुगर सिरप मिलाई गई थी, कॉर्न शुगर सिरप। तो हर कंपनी, जो बड़ी से बड़ी कंपनी है, वो उतना ही ज़्यादा विज्ञापनों पे खर्च करती है और उतना ही ज़्यादा पॉइजन उसमें डालती है, क्योंकि उसको सेल्फ लाइफ बढ़ानी है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आटा अगर आप घर में पीस के घर की गेहूं से अगर रखेंगे, तो 10 से 15 दिन बाद में उसमें सुरसी, कीड़े या घुन लगना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये प्राकृतिक प्रक्रिया हो रही है और ये आटा सही है। लेकिन अगर मार्केट से लेके आएंगे तो आप 2 साल रहने दीजिए उसको, उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसमें इतना जहर डाला गया है कि कीड़ा भी नहीं आ सकता है उसमें। अगर आएगा तो उसको खाते ही मर ਤੇ ਜੇ जाएगा। ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ बिल्कुल। ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? वो हम उल्टा बना लेते हैं कि देखो कितना अच्छा आटा है, 2 साल से खराब नहीं हुआ। लेकिन ये हमारी बुद्धि का मसला है ना, हमें कॉन्शियस होना ठीक पड़ेगा। है, ਆਪਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਟਸ ਤੇ ਸੀਸਮ ਸੀਡਸ ਨੇ 313 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਬਸ ਤੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨੇ 60, ਡਾਇਟਿਕ ਫੂਡ ਨੇ 48, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਫੂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ 34, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ? देखिए, सभी फल, सब्जी, केमिकल, दाल और अनाज हैं, सभी पे केमिकल की छिड़काव होता है। और सबसे ज़्यादा जो अभी चिंताजनक चीज़ है वो हर्बिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यूरिया, DAP तो हमने बहुत ज़्यादा डाला ही डाला, जो लाखों करोड़ों टन में डाला है, और वो सारा का सारा ज़मीन में डिपॉजिट है। तो जो भी फसल उगाएंगे उसके साथ में वो आएगा, उसके रेजिड्यू आएंगे। और DAP, डायअमोनिया फास्फेट बोलते हैं इसको, ये उन्हीं खदानों में से निकलती है जिन खदानों में से यूरेनियम निकलता है। तो ये रेडियो एक्टिव भी होती है। तो हमारी ज़मीनों को ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, साथ में हमें कैंसर कारक रेडिएशन भी देती है। तो ये हमने अरबों लीटर, अरबों टन डाल चुके हैं हमारे खेतों में। उसके बाद हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, और उसके साथ में एक नया दौर चला है फंगिसाइड का। फंगिसाइड मतलब फंगस को मारने के लिए, और वो ऐसे जहर हैं जिससे लंग कैंसर होने की लगभग गारंटी है। उन जो जहर की शीशियां हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है कि इससे ये नुकसान होते हैं, और फिर भी, और इसके साथ में ये भी लिखा होता है कि आप इसको टच ना करें, नंगे हाथों से ना टच करें, बॉडी पे गिरना नहीं चाहिए, बच्चों दी पहुंच तो दूर रखो। तो अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसको टच करना भी कैंसरियस हो सकता है, तो आप सोचिए कि जब खाएंगे तो आपके अंदर का जो सिस्टम है वो बहुत ही नरम मुलायम होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, और जब वो केमिकल अंदर जाके पेट में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जीभ और गले का कैंसर बनाने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से सारे बैक्टीरिया वाइप आउट कर देते हैं। उसके बाद पेट का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, क्योंकि 90% हमारी ह्यूमन बॉडी बैक्टीरिया से बनी होती है, तो वो सारे पेट के बैक्टीरिया खत्म करते हैं, और धीरे धीरे हमारा कोलन और गट हेल्थ खराब हो जाती है, और उसके बाद में पूरा बॉडी में कोई ना कोई बीमारियां आती रहेंगी। उन बीमारियों के नाम 1000 हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी है
कि कोई ना कोई इश्यू आएगा, क्योंकि हमने पहले तो खाना उगाया गलत तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन गलत तरीके से किया, पैकिंग गलत तरीके से किया, और फिर हम जब किचन में खाना आ जाता है तो हम पकाते गलत तरीके से हैं। जैसे एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाते हैं, प्रेशर कुकर में पकाते हैं, गैस के ऊपर जब डायरेक्ट रोटी सेकते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लमेटिक होती है। इसके ऊपर रिसर्च आ चुके हैं। इसके अलावा हम रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल करते हैं जो सैचुरेटेड फैट से बनते हैं, और वो बेहद खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। और अभी एक नया दौर चला है, जो भी पैकेट बंद खाने हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, उसमें पाम ऑयल मिला के आ रहा है, और वो परमिसेबल है। तो वो इन रिपोर्ट्स में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमिट किया गया है कि आप इतना पाम ऑयल मिला सकते हैं। जबकि पाम ऑयल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो भोजन में नहीं मिलाया जाना चाहिए। नहीं ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ? देखिए, प्राकृतिक भोजन सबसे ज़रूरी है, और प्राकृतिक जो भोजन है वो ऑर्गेनिक से भी एक स्टेप ऊपर का भोजन है। उसको उगाने के लिए आपको ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। जिस टेक्निक पे मैं काम करता हूँ, जिसको PQN के मॉडल या पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर बोलते हैं, उससे जितने भी जहर डाले गए हैं वो सारे नीचे चले जाते हैं या वो वाइप आउट हो जाते हैं। और उसके बाद में प्राकृतिक तरीके से हम खेती करते हैं, बेड बना के, जो परमानेंट होते हैं। तो इस मॉडल पे उगाया गया खाना बेहद शानदार होता है आपकी बॉडी के लिए। इसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। जो गेहूं की जड़ें सामान्य खेती में 3 इंच से ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, इस खेती में 3 फीट से भी गहरी चली जाती हैं। तो जमीन के नीचे का भी जो भोजन है उसको भी ऊपर लेके आती हैं। फिर खेत में हमने पेड़ को ख़त्म कर दिया है। पहले हमारे खेतों में जाटी, रोहिड़ा, शीशम, टाली और सैकड़ों किस्म के इंडिजीनियस पेड़ होते थे। वो पेड़ क्या करते थे कि जमीन की गहराई से न्यूट्रिशन निकाल के पत्तों के माध्यम से ऊपर गिराते थे। तो वो हमने इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हमें पेड़ों को दोबारा लेके आना पड़ेगा। बरसात का पूरा पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए। अभी जो पानी है बरसात का, क्योंकि जमीन को हमने पक्का कर दिया है और उसकी वजह से पानी पूरा रन ऑफ हो जाता है। तो जो पानी हम ट्यूबवेल का लगा रहे हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लमेटिक केमिकल्स हैं। तो ट्यूबवेल के पानी को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। बरसात के पानी पे हम बेहतरीन भोजन उगा सकते हैं, और उसकी क्वांटिटी हर साल बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो एक तो ये है। दूसरा, पकाने की टेक्निक बहुत ज़रूरी है कि हम पकाएं कैसे। वो भी प्राकृतिक तरीके से, जो हमारी दादी नानी की टेक्निक है उनसे हमें पकाना चाहिए। फर्मेंटेड भोजन ज़्यादा खाने चाहिए। जो हमारे भोजन के 4 लेयर हैं, सबसे पहले फल जितने ज़्यादा हो सके उतने खाएं। उसके बाद सब्जियां, सब्जियों में सलाद के तौर पे जितना ज़्यादा आप खाना खा सकते हैं वो खाएं। इसके बाद में स्प्राउट्स, अनाज को उगा के अंकुरित करके खाएंगे तो उसमें बहुत सारे मिनरल हमारी बॉडी के लिए होते हैं। उसके अगला लेवल होता है नट्स का, जिसमें नारियल और काजू, बादाम, किशमिश और बाकी जो नट्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं भिगो के। तो ये 4 मुख्य लेयर हैं हमारे भोजन की। उसके बाद में जो भी हम खा रहे हैं वो केवल पेट भरने के लिए खा रहे हैं, तो उसको हम कम से कम खाएं। सलाद, सब्जियां ज़्यादा खाएं। मान लो कि आप सामान्य हाउस होल्ड हैं, एक अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा कि ऐसे किसान ढूंढना या कैसे इनको ढूंढें। तो आप क्या करें, मार्केट से जो भी फल सब्जियां लेके आ रहे हैं उनको आप बेकिंग सोडा में 1-2 घंटे के लिए भिगो दें, ताकि उनके सरफेस के सारे केमिकल निकल जाएं। लेकिन बेस्ट तरीका ये होगा कि आप पैकेट बंद खाना कोई भी अवॉइड करना चालू कर दें, क्योंकि पैकेट बंद तभी हो सकता है जब उसमें पॉइजन और प्रिजर्वेटिव डाले गए हों। अदरवाइज वो स्पॉइल हो जाएगा, अंदर कीड़े पड़ेंगे। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियों की कुछ चॉकलेट्स की भी वीडियो आई, और जो आपके ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनकी भी आई, और जो ये भुजिया, बिस्किट और इन सब में भी बहुत सारे केमिकल पाए गए। तो आप जो भी खा रहे हैं, अगर वो बिना पॉइजन का खाना है तो बिना पैकेट वाला सीधा किसान से लेके खाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसको उगाने की टेक्निक के लिए आप सबसे अच्छा काम क्या करें कि जैसे फैमिली डॉक्टर आप डिसाइड करते हैं उस तरीके से फैमिली फार्मर डिसाइड कर लीजिए। आप मान लो कि एक कॉलोनी में 20 लोग हैं, और वो 20 लोग एक किसान को बोलते हैं कि भाई आप 1-2 एकड़ में हमारे लिए खेती कीजिए। अगर आपका
मान लो कि 1 लाख रुपए इनकम होना चाहिए इससे, अगर 1 लाख से घटती है तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पे करेंगे। इससे हर हाउस होल्ड को 500 700 हज़ार रुपया मैक्सिमम ज़्यादा देना पड़ सकता है। लेकिन जो खाना उनके पास आना चालू होगा वो बेहतरीन क्वालिटी का होगा और उनके घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल में जाने का खर्चा और मैन पावर जो बर्बाद होती है वो सारा बचेगा। तो हाईली प्रॉफिटेबल तरीका ये है कि हम किसान साथियों को साथ में लें। और अभी जो हम किसानों को चूसने का काम कर रहे हैं कि एमएसपी नहीं दे रहे हैं, बहुत घटिया से घटिया प्राइस में उनसे चीज ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि किसान पे दबाव आता है कि ज्यादा उगा के अपना खर्चे को कम करें या थोड़ा बहुत मुनाफा कमाएं। तो ज्यादा पैदावार के चक्कर में वो बहुत ज्यादा डीएपी, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड डालता है। तो वो दबाव आपको किसान से खत्म करना पड़ेगा, उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम जहर ही खाएंगे। और जो मर्जी, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो दुनिया की, वो सब जहर डालती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न लई। सो ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ।